नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। तीसरे चरण में 60% हुआ वोटिंग। देहरादून, जंगलों की आग पर काबू को हर मोर्चे पर काम कर रहे धामी। नई दिल्ली, IMA प्रमुख तलब बालकृष्ण और रामदेव को पेशी से छूट देने से इनकार। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी किए ढेर। चंपावत से बाराकोट तक जंगलों में भीषण आग। पिथौरागढ़ में जल स्रोत सूखे, हैंडपंप भी ठप। लोहाघाट KYC शिविर लगाने को महिलाओं का प्रदर्शन। टनकपुर सूखीढांग हाईवे पर गुलदार की धमक, दंपति पर हमला। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर शाम 5 बजे तक देश भर में 60.19% वोटिंग हुई है। इस चरण में कुल 1331 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में शाम 6 बजे संपन्न हुए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र के 11, मध्य प्रदेश की 9, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, पश्चिम बंगाल की 4, दमन और दीव दादरा नगर हवेली की 2 सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में छिटपुट हिंसा और उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में चुनाव बहिष्कार की सूचना मिली है। महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान प्रतिशत देखा गया। यहां शाम 5 बजे तक 53.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि पश्चिमी बंगाल में 73.93% के साथ सबसे अधिक मतदान हुआ है। चंपावत के जिले में की आग थमने का नाम नहीं ले रही। कोयराला घाटी के सिमाड़ गांव का जंगल सोमवार देर शाम आग की चपेट में आ गया। जंगल रात भर धधकता रहा। इलाके में धुंध छाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाराकोट और लोहाघाट में वन संपदा आग की भेंट चढ़ गई है। क्षेत्र में बनागनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीते सोमवार देर साई सिमाड़ गांव के जंगल में लगी आग चीड़ बाहुल्य होने से तेजी से फैलने लगी। कुछ ही देर में आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपने चपेट में ले लिया। बनागनी की वजह से तमाम तरह की वनस्पति राख हो गई है। इसके अलावा कई जीवों और जानवरों की मौत भी हुई है। स्थानीय निवासी कमल सिंह बिष्ट, दिलीप जोशी, महिचंद, देवीदत्त आती ने बताया कि बनागनी की वजह से इलाके में धुंध छाई हुई है। इस वजह से दृश्यता में भी कमी आ गई है। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। आंखों में जलन हो रही है। घाटी में बीते 1 सप्ताह से अलग अलग स्थानों के जंगलों में आग लगने से बहुमूल्य वन संपदा को भी नुकसान पहुंचा है। पिथौरागढ़, सीमांत जिलों में पानी के संकट को शहर से लेकर गांव तक सभी जूझ रहे हैं। प्राकृतिक स्रोत सूखने पर सार्वजनिक हैंडपंप ही लोगों की बात बुझाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में हैंडपंपों ने पानी उगलना बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनके पीछे सरकारी तंत्र ही लचर व्यवस्था जिम्मेदार है। बताया कि कहीं 1 वर्ष से हैंडपंप खराब है तो कहीं 6 माह से पानी नहीं आ रहा है। इसके बावजूद हैंडपंपों को सुधारने के लिए पहल नहीं हो रही है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का भी पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। वहीं पिथौरागढ़ के कनाली छेना विकासखंड के सतगढ़ पुल के समीप हैंडपंप 1 वर्ष से खराब है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले हैंडपंप से लोगों को खासी राहत मिल रही थी। क्षेत्र में रहने वाले 10 परिवारों के साथ ही बाजार के अन्य लोग भी हैंडपंप से पानी भरते थे, लेकिन अब हैंडपंप खराब होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के खड़कोट निवासी गंगोती गर्ब्याल ने बताया कि बालिका विद्यालय के समय में स्थित हैंडपंप भी खराब है। क्षेत्रवासी पानी के लिए परेशान है। ग्रामजन का कहना है कि उन्होंने कई बार जल संस्थान से शिकायत की, लेकिन हैंडपंप ठीक नहीं हो सका। लोहाघाट सीमांत पंचेश्वर क्षेत्र के खीड़ी गांव की महिलाओं ने EKYC के लिए गांव में शिविर लगाने की मांग करते हुए मंगलवार को प्रदर्शन किया। शिविर ने न लगाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने खीड़ी गांव में EKYC शिविर लगाने की मांग की। उन्होंने गैस एजेंसी के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। महिलाओं ने एजेंसी पर ग्रामीणों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पोखरी, संकपाल, खिरकोट, बाइलाखेत, हरखेड़ा, लूपड़ा, नरसों, पथियुड़ा गांव के लोग 24 से 30 किलोमीटर दूर से सिलेंडर के लिए लोहाघाट गैस एजेंसी आ रहे हैं, लेकिन वहां अधिक भीड़ होने के कारण कई लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। उन्होंने गांव में शिविर लगाकर EKYC करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन करने वालों में सरस्वती देवी, हीरा देवी, निर्मला देवी, कमला देवी आदि मौजूद रही। द्वाराहाट के 28 गाँव में पेयजल आपूर्ति ठप। अल्मोड़ा, सैनार, खतियाड़ी के जंगल में धधकी भीषण आग। रानीखेत में कांग्रेस और भाजपा के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में तहरीर दी और संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। भाजपा पर कांग्रेस के बदनाम करने और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि रानीखेत विधानसभा का भाजपा संगठन सोशल मीडिया और कुछ न्यूज पोर्टल में कांग्रेस को बदनाम कर रही है। गोवंश
मामले में गलत प्रचार कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। कहना है कि मोहनरी बगड़वाल में 4 गौवंश के अवशेष मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया था। साथ ही मामले के खुलासे की मांग की थी। अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए कांग्रेस पुलिस प्रशासन का आभार जताते हैं, लेकिन उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही राजनीति की निंदा की। कहना है कि भाजपा के लोग समाज के बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वही संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने बताया कि पूरे प्रकरण की शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है। ज्ञापन देने वालों में एससी विभाग जिला अध्यक्ष एडवोकेट ललित आर्या, कोऑर्डिनेट कुलदीप कुमार, महिला जिला अध्यक्ष गीता पवार, महिला नगर अध्यक्ष नेहा मेहरा, विश्व विजय सिंह मेहरा, सुरेंद्र पवार आदि मौजूद रहे। काशीपुर में साइबर कैफे स्पा सेंटरों पर छापे। काशीपुर साइबर कैफे में एसओपी का पालन न होने और गंभीर शिकायतों के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मंगलवार को काशीपुर के कई कैफे और स्पा सेंटरों की कुंडली खंगाली। मॉलों में चल रहे कैफे संचालक छापे की भनक से तालाबंदी कर भाग खड़े हुए। टीम ने एसओपी के मुताबिक साइबर कैफे और स्पा सेंटरों की जांच की। फिलहाल 3 मॉलों में 7 कैफे संचालकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा, जबकि स्पा सेंटर संचालकों को भी हिदायत दी गई। मंगलवार को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम प्रभारी जीतू कंबोज के नेतृत्व में स्वर्गीय एससी गुड़िया रोड स्थित एक मॉल में पहुंची, जहां एक टीम मॉल के 2 मंजिले तक पहुंच पाती। तब तक सभी कैफे संचालक ताला लगाकर खिसक गए, लेकिन चेकिंग के दौरान 2 कैफे में निर्धारित एसओपी का पालन न होते देख टीम ने कैफे के शीशे से फिल्में भी हटाई। उसके विरुद्ध 10,000 रुपये के कोर्ट चालान की कार्रवाई की। टीम ने डॉक्टर लाइन स्थित एक कॉम्प्लेक्स में संचालित स्पा और कैफे की भी जाँच की। रुद्रपुर गेहूं खरीद सरकारी कांटों पर सन्नाटा, पर मंडियां मालामाल। जसपुर में आज और कल नहीं आएगी बिजली। गेहूं खरीद भी इस बार किसान और मंडी दोनों मालामाल हो रहे हैं। वही सरकारी क्रय केंद्र सूने हैं। किसानों को एमएसपी से अधिक मूल्य खुले बाजार में मिल रहा है। ये वजह कि सरकारी खरीद का आंकड़ा सबसे निचले स्तर पर है। कुमाऊं में अब तक सिर्फ 166.239 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जबकि आड़ती करीब 80% से अधिक गेहूं खरीद चुके हैं। वहीं सरकारी खरीद न होने से परेशान जिला प्रशासन की सख्ती और जांच का असर भी गेहूं खरीद के रिकॉर्ड पर पड़ता दिख रहा है। पिछले खरीद सत्र की तुलना में एक माह में गेहूं की खरीद में 10 लाख कुंटल से अधिक का अंतर आ रहा है। इससे मंडी शुल्क के रूप में राजस्व दोगुने से भी अधिक बढ़ा है। गेहूं खरीद सत्र 1 अप्रैल से 30 जून तक चलता है। उधमसिंह नगर जिले में गेहूं अप्रैल के दूसरे सप्ताह से गेहूं खरीदी तेजी पकड़ते। इस बार खुले बाजार में किसानों को गेहूं के दाम समर्थन मूल्य से अधिक मिल रहे हैं। अधिकांश गेहूं निजी खरीद से बिक रहा है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बोनस नहीं है। वहीं बाजार में गेहूं 2300 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। इसके चलते सरकारी और खरीद के लिए बनाए गए क्रय केंद्र सूने हैं, लेकिन निजी खरीद बम्पर हो गए हैं। कृषि उत्पादन और विपणन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल से 5 मई तक गेहूं खरीद 6,27,416 क्विंटल था, जबकि खरीद सत्र 2024-25 में 1 अप्रैल से लेकर 5 मई तक खरीद 16,64,531 क्विंटल हो चुकी है। यह आंकड़ा निजी खरीद के चलते बढ़ा है। वही मंडी समिति के प्रति क्विंटल में 2 रुपये मंडी शुल्क मिलता है। पहले वर्ष जहां मार्च मई तक गेहूं खरीद से कृषि उत्पादन और विपणन बोर्ड को 43,86,000 का राजस्व मिला था, वहीं 1 अप्रैल से लेकर 5 मई तक इन वर्षों में 1,43,56,000 का राजस्व मिला है। ऐसे में मंडी शुल्क में दोगुने से अधिक राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। नई टेहरी में टैंकरों के भरोसे पेयजल व्यवस्था। टेहरी प्रॉपर पंपिंग न होने के कारण मंगलवार को नई टेहरी नगर की पेयजल व्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाती नजर आई, जिसके चलते जल संस्थान को नगर के विभिन्न हिस्सों में पानी के टैंकर से आपूर्ति करनी पड़ी। पेयजल किल्लत के चलते नगर के आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों की लगभग 20% आबादी बुरी तरह से प्रभावित रही। प्रॉपर पंपिंग न होने के कारण नई टेहरी नगर की केसी ब्लॉक, टाइप 3 पुलिस कॉलोनी, मौलाधार, ई ब्लॉक, सी ब्लॉक, न्यू मार्केट, मेन मार्केट, बसंत विहार, विधि विहार, 9A व 9B एक्सटेंशन, बोराड़ी व ओपन मार्केट में सुबह से पानी की आपूर्ति ठप हो गई, जिसके लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की परेशानी को देखते हुए जल संस्था ने सुबह के वक्त टैंकरों से पानी की आपूर्ति हनुमान चौक, सी ब्लॉक, मॉडल हाउस सहित विभिन्न स्थानों पर की। टैंकरों के मांग के अनुसार जरूरतमंद स्थलों पर पहुंचाया गया। टैंकरों की मदद से किसी तरह के कुछ हद तक पानी की आपूर्ति भले ही हो गई हो, लेकिन हर दूर दराज के मोहल्लों व मकानों तक टैंकरों से पानी पहुंचाने में आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में राम प्रकाश, महेंद्र सिंह, धीरज, नीरज, मुनि देवी, प्रकाश
आदि का कहना है कि बीते अप्रैल और अब मई के महीने में लगातार पानी की किल्लत से कई दिन बिना पानी घरों में नहीं आया है, जिससे परेशानी बनी हुई है। जल संस्थान पर्याप्त पानी पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। चारधाम यात्रा। बाबा केदार की उत्सव डोली आज गौरीकुंड पहुंचेगी। केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं 10 मई से। डीएम ने बद्रीनाथ में जांची तैयारियां। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से शुरू ऑफलाइन पंजीकरण। केदारनाथ में यूकेडी कोटद्वार में यूकेडी ने किया प्रदर्शन। देहरादून नगर निकाय में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ना तय। प्रदेश के नगर निकाय में प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ना लगभग तय है। प्रशासकों 6 माह का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी न ये चुनाव की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो पाई है। इस कारण अब कार्यकाल को फिर विस्तार मिलना लगभग तय है। प्रदेश में नगर निकाय के निर्वाचित बोर्डों का कार्यकाल 1 दिसंबर को समाप्त हो चुका है, जिसके बाद निकायों में 2 दिसंबर से 6 महीने के लिए प्रशासकों की गिनती तैनाती हो चुकी थी। नगर निकाय एक्ट के अनुसार सामान्य तौर पर प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम 6 महीने ही होता है। इस अवधि में नए चुनाव कराए जाने अनिवार्य हैं, लेकिन प्रदेश में नए निकाय चुनाव कराने से पहले आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तक प्रारंभ नहीं हो पाए, जिसके लिए एक्ट में संशोधन करते हुए ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना है। यह काम कैबिनेट बैठक के जरिए ही हो पाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण इसमें बाधा आ रही है। अब यदि तेजी से काम शुरू हो भी तो चुनाव कराने में 2.5 महीने तक का समय लग सकता है। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल 2 जून से आगे बढ़ना लगभग तय है। हालांकि 2019 में भी निकाय चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन तब प्रशासकों के लिए 6 माह के कार्यकाल के भीतर नए चुनाव करा दिए गए थे। देहरादून उद्योगों में अब हर 15 दिन में आएगा बिजली का बिल। उत्तराखंड में 3 MVA और इससे अधिक लोड वाले उद्योगों में हर 15 दिन में बिजली का बिल आएगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ जारी करने के दौरान ये व्यवस्था की गई है। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए ऊर्जा निगम की ओर में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अधिक लोड वाले उद्योगों को इस नई व्यवस्था से राहत मिलेगी। वे बिजली का बिल समय पर जमा न कराने वाले बिजली चोरी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। 15 दिन में बिजली का बिल आने से उद्योगों पर 7 करोड़ के बिल का भार नहीं पड़ेगा। सबसे अधिक लाभ उद्योगों को सिक्योरिटी के निर्धारण में मिलेगा। 1 महीने में बिजली बिल पर सिक्योरिटी का निर्धारण 2 महीने के अनुसार होता था। अब 15 दिन से बिल आने से सिक्योरिटी का निर्धारण कम होगा। इस नई व्यवस्था से अब स्टील फर्नेस उद्योगों पर नकेल कसी जा सके। ऊर्जा निगम के सबसे अधिक दिक्कत इन्हीं स्टील कंपनियों से बिल वसूलने में आती है। समय पर बिजली का बिल जमा न कराया जाता, बाद में किस्तों में भुगतान को दबाव बनाया जाता है। MD यूपीसीएल अनिल कुमार ने आदेश जारी किए जाने की पुष्टि की है। देहरादून प्राइवेट स्कूल में दवाई पीने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत। देहरादून के क्रेस्ट कैंप मद्रासी कॉलोनी स्थित एक होप प्रोजेक्ट स्कूल में मंगलवार को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, उल्टी, सर दर्द और जीभ मचलने से परेशानी हुई। 18 बच्चों को आनंद फानन में दून अस्पताल लाया गया। हालांकि बाद में बच्चों की स्थिति में सुधार के बाद उनकी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दरअसल मंगलवार सुबह 10 बजे होप प्रोजेक्ट स्कूल में 130 बच्चों का दवाई पिलाई गई थी, लेकिन इनमें से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चों को दून अस्पताल लाया गया। कांग्रेस के महानगर मंत्री आदर्श सूद की सूचना पर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मान ने तत्काल प्राचार्य और MS से वार्ता करके इमरजेंसी में जो उचित उपचार की व्यवस्था कराई। दून अस्पताल पहुंचकर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर गौरव मुखीजा एवं इमरजेंसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश उपाध्याय से अपडेट जाना। उधर डॉक्टर मुखीजा के अनुसार आयरन फॉलिक एसिड सिरप पीने से इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से यात्रियों का पहला दल रवाना। हरिद्वार माया देवी मंदिर के महंत सुरेश्वरानंद सरस्वती ने मंगलवार को पूजा अर्चना के बाद चारधाम यात्रा के लिए 135 यात्रियों के पहले दल को रवाना किया। 10 मई को सभी यात्रा यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करेंगे। यह दल 17 मई को चारधाम यात्रा से वापस लौटेगा। हरिद्वार से चारधाम यात्रियों का पहला दल मंगलवार सुबह 7 बजे रवाना हुआ, जिससे पहले अधिष्ठात्री देवी माया देवी मंदिर के महंत सुरेश्वरानंद सरस्वती ने विधिवत रूप से यात्रियों से पूजा अर्चना कराई। साथ ही नारियल तोड़कर यात्रा के सेफ पार्किंग से शुरुआत कराई। चारधाम यात्रा का पहला दल मंसूरी से होकर बड़कोट में रुकेगा। बड़कोट से चलकर यात्री यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। यमुनोत्री दर्शन के बाद गंगोत्री, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दल में गुजरात, महाराष्ट्र के 10 यात्री टेम्पो ट्रेवल और एक कार से रवाना हुए हैं। इस दौरान प्रभुजी ट्रेवल के स्वामी अनुज सिंघल ने बताया कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसके लेकर यात्रियों में उत्साह है। उन्होंने यात्रियों से चारधाम यात्रा आने का आह्वान किया। यात्रा में बढ़िया कारोबार होने की उम्मीद है। प्रतिदिन 6,000 रुपये किराए पर 10 टेम्पो
ट्रेवल यात्रियों को लेकर चारधाम की 10 दिन की यात्रा पर रवाना हुआ है। शहर के अन्य क्षेत्रों से कई कारें चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों को लेकर गई है। इस दौरान बबलू ठाकुर, अनिल कुमार, बॉबी, प्रबोध कुमार आदि मौजूद रहे।